जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम स्माइल सेट के 18वें पेपर के सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। दिन में 11 बजे आपको इसका पेपर भेज दिया था और उम्मीद करता हूँ पिछले पेपर्स की तरह आज का पेपर भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो अब आप अपने टेस्ट रजिस्टर को ओपन कर लीजिए, क्योंकि शाम को 5 बजे आप टीचर की भूमिका में होते हैं और आपको अपनी कॉपी जांचनी है। आज का पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बोर्ड के जो इस साल का पैटर्न रहेगा पेपर का उसके अकॉर्डिंग था। मुझे ये सरप्राइज देना था आपको इस संडे को, और क्योंकि मुझे था भी मंडे को बोर्ड है वो अपना मॉडल पेपर जारी करेगा जैसी मुझे सूचना थी, लेकिन शुक्रवार को जारी कर दिया क्योंकि 18 तारीख से सोमवार से स्कूल ओपन होने थे, तो इस वजह से मॉडल पेपर जारी होने थे। मैंने ये पेपर बृहस्पतिवार को बना लिया था क्योंकि कहीं अचानक कोई काम नहीं हो जाए, इसलिए मैं पेपर 2-3 दिन पहले ही तैयार कर लेता हूं। तो बृहस्पतिवार का ये पेपर जब मैंने बनाया और शुक्रवार को शाम को जब बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ तो देखकर बहुत खुशी हुई भी। अपनों ने जो अब तक स्माइल सेट में जो अपने पेपर का जो हमने टेस्ट का जो स्टैंडर्ड रखा, बिल्कुल वही स्टैंडर्ड बोर्ड परीक्षा के पैटर्न का है। और उसी तर्ज पर मैं ये, क्योंकि अंतिम चैप्टर था अपने पूरे सिलेबस का, तो मैं चाहता था भी मैं आपको ये सरप्राइज दूं। चलो, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छे कमेंट आपके आए भी सर आपने जिस प्रकार से टेस्ट लिए उसी के अकॉर्डिंग हमारा मॉडल पेपर है। तो ऐसी बहुत सी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन मैंने जैसा कि मॉडल पेपर किस प्रकार का है उस वीडियो में जो बात की थी, मैंने कहा था मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए और पूरा शेड्यूल आगे का किस प्रकार से हम भूगोल विषय की तैयारी है वो करेंगे, उसका पूरा शेड्यूल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा अगले 2-3 दिन के अंदर ही। किस प्रकार का सारा पैटर्न रहेगा वो सारी चीज। और तब तक आपको क्या करना है, अगले संडे के टेस्ट की तैयारी करनी है। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं, चाहे जो बीच में जुड़े हैं या जो अब नए जुड़े हैं, उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके पास भूगोल का मॉडल पेपर है वो पहुंच गया होगा। और वीडियो के लिंक में भी, पिछले वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर वो लिंक दे दिया था पेपर का, और आप सबको मिल भी गया होगा। तो अगले पेपर में जो 19वां स्माइल सेट का जो पेपर होगा वो आपके जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है भूगोल विषय का उस पर ही आधारित होगा। उस पेपर में आपको मैंने बताया टोटल 23 प्रश्न आएंगे। 23 तो करने होंगे आपके, लेकिन अगर अथवा वाले सारे प्रश्न अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 34 प्रश्न है उस पेपर में। तो उन 34 प्रश्न को आपको अगले संडे के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करने हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे ये कहें भी सर आप पहले पेपर सोल्व करवा देते, समझा देते हमें किस प्रकार से क्या इसके उत्तर लिखने हैं, या कुछ उसमें 1-2 नए प्रश्न भी हैं सर, इनमें इनका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। मैं चाहता हूं आप इस बार कुछ करें। आपके सामने पेपर है, 34 प्रश्न है, और अगले 6-7 दिन में आपको उन 34 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। आपको क्या लगता है उस हिसाब से उस पेपर को तैयार कीजिए, ताकि तब तक और आप इसकी तैयारी करेंगे, मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड आंसर की है वो उस मॉडल पेपर की तैयार कर लूंगा। क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बिजी है। बेटा आप स्कूल जाते हो तो मैं भी स्कूल जाता हूं, स्कूल के बाद टाइम निकालकर अपने सारे कामों में इस काम को प्राथमिकता देकर मैं उसको करता हूं। तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आगे भी देंगे, तो तब तक आप इसकी तैयारी अपने हिसाब से करें। आपने पहले जो वीडियो के माध्यम से तैयारी की है उसकी सहायता लें, और ज्यादा से ज्यादा पाठ्य पुस्तक में पासबुकों के चक्कर में न मैं कभी खुद पढ़ा और न मैं कभी किसी को सलाह देता भी आपको पासबुक पढ़नी चाहिए या ये वो, इस प्रकार का ज्ञान मेरे पास है नहीं। तो अगले संडे वाले टेस्ट के लिए आपको क्या करना है एक बार फिर बता दूं, मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं टोटल अथवा वाले सारे शामिल करके 34 है। उन 34 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मैं उन्हीं में से प्रश्नों का उन्हीं 34 प्रश्नों में से प्रश्न लेकर एक पेपर आपके लिए 19वें पेपर का बनाऊंगा। आपको उसको तैयारी करनी है ताकि आपको भी पता चल जाए भी मॉडल पेपर हमारा किस प्रकार से तैयार हो गया है, और पैटर्न है वो भी दिमाग में आपके सेट हो जाए। और आज का जो 18वां पेपर था उसमें भी आपको हेल्प मिली है भी इस किस प्रकार से भी, हाँ ऑब्जेक्टिव भी है,
खालिस्तान वाले प्रश्न भी है, एक लाइन वाले भी हैं, बड़े वाले प्रश्न भी है, सारे इसके अंदर है। तो बृहस्पतिवार का तैयार पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही रहा। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था आपका बहुविकल्पी प्रश्न, क्या राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? ऑप्शन ए बे सैदे में दिए हैं और ऑप्शन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ABCD में आएंगे। तो आप हिंदी मीडियम वाले ए बे सैदे में ही आंसर देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ABCD के हिसाब से देंगे। तो राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? पहला ए ऑप्शन है जैसलमेर, ब है बाड़मेर, स है बांसवाड़ा और द है जालोर। तो जैसे आपने सही लिखा होगा, पहला प्रश्न आपको लगाना है और पहले प्रश्न का सही आंसर है द। आपको द भरना है और आप चाहें तो उसका उत्तर भी आगे लिख सकते हो, द में जालोर है। तो आप सब बच्चों को पता है राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है, तो जालोर डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता है, लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न आप लगाएंगे अपने, लगा ही रखा है आपको तो चेक ही करना है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? मीणा, सांसी, कंजर और कथोड़ी, ये ऑप्शन दिए हैं। तो बिल्कुल आपने सही किया होगा, इसका सही आंसर है स, कंजर जनजाति से संबंधित है चौथ माता। तो चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? कंजर जनजाति की है। तो इसका सही आंसर स है। आपका सही होता चले आप टिक करें और सामने 1 नंबर दे दें। दूसरा सही है, टिक करें, 1 नंबर आप दे दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में 400 से अधिक जन घनत्व वाला जिला नहीं है। जैसा कि आप सब बच्चों को अच्छे से पता है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका जन घनत्व है वो 400 से अधिक है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा है। तो इसमें जयपुर है वो 400 से अधिक वाला है, भरतपुर है, अलवर है वो 400 से अधिक वाला है और एक दौसा भी है। लेकिन प्रश्न की भाषा समझनी है आपको, वो क्या कह रहा है कि 400 से अधिक जन घनत्व वाला जिला नहीं है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न बड़े ध्यान से करने होते हैं, जल्दबाजी में हम है पढ़ जाते हैं और सीधा ही पहला ही ऑप्शन जयपुर देखकर आपके याद है और आपने टिक कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर को हल करने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। तो नहीं है वो कौन सा है? जैसलमेर है। तो इसका सही आंसर हुआ स, जैसलमेर। और अगर जैसलमेर आपने किया है, स ऑप्शन अगर आपने भरा है तो 1 नंबर अपने आप को दीजिए और आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न है कि मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत का नाम? गोत्र, क्षेत्रीय, 84 और ग्राम। आपको याद आ गया होगा, मीणा जनजाति की 4 बड़ी जो 4 पंचायतें हैं, यहां पर उसमें से सबसे बड़ी पंचायत का नाम पूछा है और वो कौन सी है? 84 पंचायत। तो इसका सही आंसर स आंसर है। 84 पंचायत है वो मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है। तो अगर आपने स आंसर इसका दिया है तो टिक करें, गुड का निशान करें और 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। नहीं है तो क्रॉस करें और 0 नंबर लिखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 4 ऑब्जेक्टिव वाले थे, पांचवा प्रश्न 1 लाइनर प्रश्न है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारक बताइए। कारक मतलब कारण, कारक शब्द भी आ सकता है, कारण शब्द भी आ सकता है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारक बताइए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, 5वां प्रश्न लगाना है 5 नंबर, और आप पहले लिखना चाहें सुंदर बनाने के लिए प्रश्न को तो आप लिख सकते हो, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारक निम्नलिखित है। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारक निम्नलिखित है। फिर आप डैश कर दें, फिर 1 नंबर और इसमें आप 2 नंबर, जो भी है बस 1 2 3 जो भी आप लगाना चाहे। कौन कौन से लिख सकते हो? एक तो जन्म में पुत्रों को प्राथमिकता देना, दूसरा है बाल विवाह, तीसरा है दहेज हत्या। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे कोई भी 2 आपको यहां पर लिखना है और दोनों के नंबर हैं वो आधे आधे नंबर हैं और दोनों को आधे आधे नंबर देकर आगे 1 नंबर कर दीजिए। तो इस प्रकार से तो जन्म में पुत्रों को प्राथमिकता देना या बाल विवाह या दहेज हत्या, ये मेन कारण है लिंगानुपात कम होने के। तो इस हिसाब से आपको कॉपी जांचनी है। छठा प्रश्न है आपका कि 1911 से 1921 के दशक में, यानी 10 साल में, 1911 से 1921 10 साल में राजस्थान की जनसंख्या में कमी आने का मुख्य कारण बताइए। तो 1911 से 1921 के दशक की बात करते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई है।
जिसका मुख्य कारण क्या था, 1918 में जो अकाल पड़ा था वो था, और साथ में महामारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्या लिखना था, 1911 से 1900 दशक में राजस्थान की जनसंख्या में कमी आने का मुख्य कारण अकाल व महामारी, दोनों लिखने हैं, अकाल व महामारी, बीमारियां फैली थी और त्रिकाल पड़ा था, तो अकाल और महामारी, अन्न जल और तृण तीनों ही प्रकार के अकाल पड़े थे, तो अकाल और महामारी। सिर्फ एक लिखा है तो आधा नंबर दे देना, क्योंकि नंबर काटोगे तो याद रह जाएगी बात भी, हाँ मैंने ये गलती की थी, इसलिए यहां नंबर, हालांकि बोर्ड परीक्षा में अगर आप सिर्फ अकाल लिखते तो हो सकता है टीचर आपको एक में से एक दे दे, लेकिन मैं चाहता हूं यहां जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा खुद का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप नंबर काट लें, उससे क्या होगा, आपकी याद रहेगी भी हाँ मुझे ये भी बात लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये मेन कारण है। अकाल और महामारी ये दोनों मेन कारण है जिसकी वजह से 1911 से 21 वाला जो दशक है उसमें जनसंख्या है वो कम रही थी। तो आपको इसमें अकाल और महामारी दोनों लिखने हैं भाषा के अंदर ही इस बात को, और आप चाहें तो जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 1911 दशक में 11-21 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या में कमी आने का मुख्य कारण अकाल व महामारी है, और फिर उसमें अकाल और महामारी को आप अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसका सही आंसर है, उस हिसाब से आपको आपकी कॉपी जांचनी है। 7वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का घनत्व और लिंगानुपात बताइए। तो इसमें आपको डेंसिटी और सेक्स रेशो दोनों पूछे हैं, तो प्रश्न संख्या 7 लगाएंगे, इसका आंसर आपको लिखना है। पहले आप लिख देंगे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का घनत्व, ये लिखें बराबर में लिख दें, और दूसरा आपको लिंगानुपात लिखना है। तो घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आप पूरी बात लिखेंगे क्योंकि डेंसिटी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो 200 है वो लिखेंगे, और लिंगानुपात कितना है 928, तो 200 लिखा है और 928 लिखा है, तो आधा आधा नंबर दे दीजिए और टोटल हो गया आपका 1 नंबर। तो राजस्थान का जन घनत्व 2011 के अनुसार 200 और लिंगानुपात है वो 928, तो इस हिसाब से आपको कॉपी जांचनी है, 1 नंबर देना है सही होने पर। 8वां प्रश्न देखिए आप, 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान के किस जिले में हुई। ध्यान दीजिए ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये ऐसा ही प्रश्न नहीं है, या अगर आपका तुक्के से सही हो गया तो आप इस प्रश्न पर दोबारा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 साल में लिटरेसी रेट में हुई ग्रोथ की बारे में प्रश्न है ये, तो ऐसी और कोई लाइन नहीं है आपके लिटरेसी में, सिर्फ एक यही प्रश्न है जिसमें 10 साल की ग्रोथ की बात है आपके सिलेबस के अनुसार, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। 2001 से 2011 के दौरान 10 साल हो गए, साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान के किस जिले की हुई है, तो वो है इस 7वें प्रश्न का सही आंसर डूंगरपुर। डूंगरपुर है, ध्यान दीजिएगा डूंगरपुर, बहुत प्यारा प्रश्न है, लिटरेसी रेट का है, और 10 साल में सबसे ज्यादा लिटरेसी में साक्षरता में ग्रोथ कहां हुई, तो डूंगरपुर जिले में हुई है, और परसेंटेज भी आपके याद होंगे शायद 10.9%। कल को आपको जिले के साथ साथ परसेंटेज भी पूछी जा सकती है, तो ये एक प्रश्न नहीं, प्रश्नों के आसपास की बातें हैं वो भी आपको समझनी है, लेकिन यहां इस प्रश्न का सही आंसर है वो डूंगरपुर है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। तो डूंगरपुर लिखा है तो 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। 9वां प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है, तो वो एकमात्र जनजाति आपने बिल्कुल सही लिखा होगा, वो है सहरिया जनजाति। तो पूरी बात लिख के सहरिया जनजाति को आपको अंडरलाइन करना है, सहरिया, बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी, 9वां प्रश्न था। 10वां है कि राजस्थान की किसी एक खानाबदोश जनजाति का नाम बताइए, तो खानाबदोश जनजाति, बहुत प्यारा प्रश्न ये भी, और वो है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति जो अलवर भरतपुर वाली साइड में रहती है, मेवात क्षेत्र में सांसी जनजाति है। खानाबदोश जनजाति कौन सी है, सांसी जनजाति, आपको इसका सही आंसर है वो लिखना था, अगर आपने लिखा है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े,
एक एक नंबर के 10 प्रश्न अपने पूरे हो चुके हैं। अपना ये पेपर टोटल 30 नंबर का है। 11वें प्रश्न में चलिए। और राजस्थान में जनजातियों के आर्थिक सुधार के लिए चलाए जा रहे कोई 4 कार्यक्रमों के नाम लिखने हैं। और ये वीडियो में भी मैंने अच्छे से बताया था और खूब सारे आपको मैंने उसके कार्यक्रम बताए थे भी। आजादी के बाद सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के विकास में कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाई, याद आ रहा होगा। तो आपको 4 इस प्रश्न में आपको पहले आप हेडिंग बना देंगे, राजस्थान में जनजातियों के आर्थिक सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम या 4 कार्यक्रम, उसको अंडरलाइन करके फिर आपको 1, 2, 3 और कोई 4 कार्यक्रम आपको उसमें लिखने हैं। मैं नाम बता देता हूं आपको, चाहिए आपने पहला जैसे जनजाति उपयोजना क्षेत्र या टाडा लिखा है तो भी सही है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा लिखा है तो भी सही है। शहरिया विकास कार्यक्रम, माडा क्लस्टर योजना, एकलव्य योजना, रूख भायला कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, इनमें से कोई भी 4 कार्यक्रम आपको यहां पर लिखने थे। और प्रत्येक कार्यक्रम है वो एक आधा 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 और आधा, टोटल हो गए 2 नंबर। तो इनमें से कोई भी, मैं आपको एक सलाह दूंगा यहां पर कम से कम 6 कार्यक्रम आप इस प्रश्न के हिसाब से अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही प्रश्न कल को ये पूछ ले 6 कार्यक्रम बताओ, 3 नंबर वाले प्रश्नों में आ सकता है ये। तो अच्छे से आपको कम से कम 6 कार्यक्रम याद होने चाहिए। यहां 4 पूछे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम का नाम है वो आधे आधे नंबर का है। नाम मैंने बोल दिए हैं, उसी हिसाब से आपको इसको जांचना है। जितने सही है उस हिसाब से अपना आनुपातिक नंबर है वो दे दीजिएगा। तो आगे बढ़े। 12वां प्रश्न आपके रिक्त स्थान का है और मैंने यहां पर रिक्त स्थान है वो 3 प्रश्न रिक्त स्थान के दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के हैं और प्रत्येक में 2-2 हैं। तो प्रत्येक को 1-1 मानकर किया है, क्योंकि हालांकि बोर्ड परीक्षा में आपके 1 नंबर का आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया मैंने पेपर पहले ही तैयार किया हुआ था और अगर बाद में करता तो मैं भी इसको 1 नंबर वाले में शामिल कर लेता। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान व जनसंख्या की दृष्टि से खालिस्तान, यानी रिक्त स्थान बीच में दिया है, स्थान आपको भरने हैं। तो 2-2 जगह यहां पर दी गई। ऐसा बोर्ड परीक्षा में भी हो सकता है, प्रश्न भले ही 1 नंबर का है वो आधे आधे नंबर के 2 चीजें आपसे पूछ सकती है। तो इसमें खालिस्तान वाले प्रश्न आपके किस प्रकार से आएंगे, जैसे मैंने आप यहां डाले हैं सेम ये भी, कोई भी आपके पाठ की लाइन डाली जाएगी और बीच में से कोई 1 या 2 स्पेस है वो खाली कर दिए जाएंगे और आपको वहां याद रखते हुए उसको सही भरना है, जैसे कि यहां आपने किया होगा। 12वां प्रश्न क्या है, क्या भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां। तो पहले खाली स्थान में आपको पहला और दूसरे वाले में आपको 8वां लिखना है। तो प्रथम और अष्टम यानी पहला या 8वां है, ये दोनों लिखने हैं। और यहां पर इस पेपर में 1-1 नंबर के ये खालिस्तान है आपके, और जो अगर सही है उसे उल्टा लिख दिया तो गलत है ही, आप अच्छे से समझते हो इस चीज को। 13वां प्रश्न देखिए, क्या जनगणना हर खालिस्तान वर्ष के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना खालिस्तान सूची का विषय है। खालिस्तान मैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज करता हूं, कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। खालिस्तान मतलब रिक्त स्थान, ब्लैंक जो दिया गया है उसके लिए बोल रहा हूं। तो जनगणना हर 10 वर्ष, तो 13वें के पहले में आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और भारत में जनगणना है वो खालिस्तान सूची यानी संघ सूची। अगर छोटी क्लास, अगर आपके पास पॉलिटिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है तो 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा है, अपने भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती है। संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 3 प्रकार की सूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है। इनमें अब सूची मतलब इनके अंदर कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, उसे आधार पर। जैसे संघ सूची में जो विषय शामिल हैं, जैसे रेलवे हो गया, विदेश सेवा होगी, ठीक है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं, जैसे अपनी जैसे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों ही
कानून बना सकते हैं, जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है। इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, नियम बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। आपके दिमाग में आ सकता है भी सर अगर केंद्र भी अलग तरह का रूल बनाए और राज्य अलग तरह का बनाए तो क्या होगा? फिर क्योंकि केंद्र बड़ा है तो इसलिए अगर कोई मुद्दे को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, भी केंद्र भी समवर्ती सूची पर कोई कानून बनाना चाहता है और राज्य भी बनाना चाहता है अलग से, तो इसमें से फिर केंद्र की चलेगी, जो बड़ा है उसकी चलेगी। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब आप यहां समझिए, जो जनसंख्या है, जनगणना का जो कार्य है वो संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सरकार करवाती है, इसका सारा का सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। तो आप यहां लिखेंगे भी भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो दोनों में, एक में खालिस्तान में 10 भरना है और दूसरे में संघ भरना है, दोनों एक एक नंबर के। अगर सही है तो आगे बढ़े और 1 नंबर आप अपने आप को दीजिएगा। उसके बाद है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि डामोर लोगों को खालिस्तान भी कहते हैं और डामोर अपनी उत्पत्ति खालिस्तान से मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, डामोर जनजाति का संबंध से संबंधित प्रश्न है। डामोर लोगों को क्या कहा जाता है? डामोरिया। तो 14वें प्रश्न के पहले खालिस्तान में आएगा डामोरिया। डामोरिया, तो डामोर जाति के लोगों को डामोरिया भी कहते हैं और डामोर अपनी उत्पत्ति खालिस्तान से यानी राजपूतों से मानते हैं। तो ये अपनी उत्पत्ति है वो राजपूतों से। तो दूसरे खालिस्तान में आपको राजपूतों शब्द का इस्तेमाल है वो करना है। तो डामोर लोगों को डामोरिया भी कहते हैं और डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं। तो एक में डामोरिया और दूसरे में राजपूत। एक एक नंबर के हिसाब से जितना सही है उस हिसाब से नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। ये थे 2-2 नंबर वाले प्रश्न। अब है आपके 15वां, 16वां और 17वां 3 प्रश्न है वो 4-4 नंबर वाले प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। और राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि को 3 कालों में बांटा गया है। ये लाइन तो कही है और उसने कहा समझाइए, तो उन 3 कालों को समझाना है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो 4 नंबर का है तो 1 नंबर की परिभाषा है। आप हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले तो इस प्रश्न में 15वें में क्या बनाएंगे? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसकी परिभाषा देनी है। इस प्रकार की कोई भी परिभाषा अच्छी, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, इन सब की परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। एक परिभाषा 100% बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी, क्योंकि मानव भूगोल में पॉपुलेशन बहुत मेन टॉपिक रहता है। विश्व वाले चैप्टर में भी आता है, इंडिया वाले में भी आता है और राजस्थान का जब पढ़ते हैं उसमें भी आता है यही चीजें। तो परिभाषा कोई जरूरी नहीं आपको कोई एक जगह से पढ़े, आपको तीनों चैप्टरों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंज के साथ परिभाषा मिलेगी, मैंने बताई भी है। कोई एक परिभाषा आप फिक्स कर लें, उसको अच्छे से याद कर लें, कहीं भी आए उसको आंसर आपको लिखना है। तो जनसंख्या संबंधी जितनी भी परिभाषाएं हैं, 5-6 परिभाषाएं आपको कम से कम वो है जो मेन एक बोर्ड परीक्षा में आपके 100% आने की संभावना रहेगी। तो यहां है जनसंख्या वृद्धि है वो किसे कहते हैं। तो इसकी आप परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि मैं बोल के बताता हूं। किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधि में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। निश्चित अवधि कितनी भी हो सकती है। यहां जैसे आपको पता है भारत में 10 साल से की जाती है, तो 10 सालों में किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों में कितना चेंज हुआ वो जनसंख्या वृद्धि है। तो किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधि में एक निश्चित समय में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये परिभाषा लिखनी थी, इसका 1 नंबर है। फिर उसने कहा है कि राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि को 3 कालों में बांटा है। तो तीनों कालों के नाम लिखना है और उसकी मेन बात लिखनी है, तीनों 1-1 नंबर की। तो इसमें 1 नंबर की परिभाषा होगी और 1-1 नंबर के तीनों काल, तो 4 नंबर होंगे। अब इन तीनों काल में आपको क्या लिखना है? हेडिंग बना दोगे पहले, राजस्थान की जनसंख्या में हुई वृद्धि के 3 काल। पहला काल क्या लिखोगे? धीमी जनसंख्या वृद्धि काल, ये हेडिंग। आगे 1901 से 1941, इसमें आपको क्या लिखोगे? भी इस समय में अकाल, महामारी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या में धीमी वृद्धि हुई, बस। दूसरा, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल 1941 से 1971, इस अवधि में सिंचित क्षेत्र के विस्तार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मध्यम गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई।
इस काल में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा घटी, अतः इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम रही। तो इतनी सारी बात या इनमें से कोई एक आधी बात भी लिख दी है तो वो भी आपको सही मानी जाएगी। तीसरा है क्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, वो कौन सा है? 1971 के बाद अब तक की बात आ रही है। इस अवधि में स्वास्थ्य सुविधाओं के गांवों तक पहुंचने में और आर्थिक विकास के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ापन, अंधविश्वास आदि कारणों से जन्म दर उतनी तेजी से नहीं घटी, अतः इस अवधि में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। और कुछ भी नहीं तो आपने अगर इतना तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल 1971 के बाद वाले काल को कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं और आर्थिक विकास के कारण है, इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि है वो तेजी से बढ़ी, बस इतनी बात लिख दी तभी पूरा नंबर। तो यानी मूल पूरा उत्तर बोल रहा हूं मैं, उसमें से उसका अगर निचोड़ आ गया है, उससे संबंधित अगर मूल बात आ गई है तो पूरे नंबर टीचर हमेशा देता है। जरूरी नहीं भी किताब वाली भाषा एज इट इज लिखोगे उसके आधार पर नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। जो टॉपिक आप लिखते हो, जो मुद्दा आप लिखते हो, उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, वो एक लाइन का हो चाहे 2 लाइन का हो। जरूरी नहीं भी बड़े उत्तर लिखोगे तब पूरे नंबर मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, आपको जो लिखें सटीक लिखें, अच्छा लिखें, नंबर पूरे मिलेंगे। पूरी बड़ी बकवास करने की जरूरत है इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से आपको नंबर है वो देने हैं जितना सही है। समझ गए होंगे आप मेरी बात इस मुद्दे पर। चलिए 16वें प्रश्न पर चलें। 16वां प्रश्न है मानचित्र का, और राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को अंकित करना, लेकिन डायरेक्ट नगर नहीं दिए मैंने यहां। और जब मैंने ये जनसंख्या पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था भी इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। और फिर बाद में मैंने जो राजस्थान मानचित्र का जो दूसरा वीडियो जो जारी किया था उसमें भी मैंने बताया था भी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो उसी का डेमो यहां पर है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक तरीके से डायरेक्ट आपको सिटी का नाम नहीं दिया, आपको एक हिंट दी है, उस हिंट से आपको सिटी का नाम दिमाग में लाना है और फिर मानचित्र में भरना है। तो मानचित्र मेरा आपका अच्छे से तैयार करवाया हुआ है और उम्मीद करता हूं आप बार बार उसका अभ्यास भी कर रहे होंगे और करना है। याद रखिए मानचित्र का इस साल 11 की जगह, हालांकि हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही बताया था, कई बच्चों ने कहा सर आपने बताया था 11 का आएगा, मॉडल पेपर में 8 का दिया। भाई मैंने नहीं बताया, पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो 9 से 12 का काम देखती है भाई उसने बताया था। जब उसने हमें बताया तो मैंने आपको बताया भी मानचित्र है वो विश्व भारत और राजस्थान के 11 नंबर के आएंगे। लेकिन अब बोर्ड ने जब मॉडल पेपर जारी किया, मैंने आपको एक बात बताई थी ना वहां, उसमें भी उसने तो अपना बचाव कर लिया एक लाइन लिखकर, कभी जो यूनिट हमने जिस नंबर की बताई है उसमें हम 25% चेंज कर सकते हैं। पेपर में आपके वही 23 ही प्रश्न आएंगे, इसी पैटर्न में आएंगे। तो इसका मतलब मानचित्र अब 8 नंबर का आएगा, 11 का नहीं आएगा। ये क्लियर कट हो गई, वो मॉडल पेपर वाले पैटर्न में सारी बातें हैं वो बता दी है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा जो है बोर्ड का सिस्टम। अब तो हमें पता है भी आप 8 नंबर का आएगा, तो 8 के हिसाब से पढ़ लें भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान के रेखा मानचित्र वाले प्रश्न में पहला है क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अब आपको याद आना चाहिए सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका जयपुर है। तो यहां सिर्फ जयपुर लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मानचित्र का प्रश्न है। आपको जयपुर जहां पर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जहां पर है राजस्थान के मानचित्र में, वहां जयपुर के अंदर आपको ऐसे तीर लगा के लिखना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, और वो कौन सा है? जयपुर। तो अकेले जयपुर का नहीं, क्योंकि यहां मानचित्र में क्या बताना है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। या तो आप वहां कॉपी में लिख देना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, और मानचित्र वहां लगा हुआ होगा जयपुर, वहां पर शो कर देना तो सही होगा। दूसरा है क्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, वो कौन सा है? डूंगरपुर। ध्यान दीजिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर है। और एक प्रश्न मैंने यहां बताया था, याद करो 8वां प्रश्न, 10 सालों में सबसे ज्यादा साक्षरता दर में ग्रोथ कहां हुई? डूंगरपुर में हुई। लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा डूंगरपुर का है, और साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा डूंगरपुर की हुई। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर भरना है आपको, डूंगरपुर में भर देंगे आप। तीसरा है क्या सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, इसमें पुरुष महिला की बात नहीं है, ऑल ओवर पूछा है तो कोटा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा डिस्ट्रिक्ट। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर है। तो एक जयपुर पूछ लिया, एक डूंगरपुर पूछ लिया, एक कोटा पूछ लिया और एक जैसलमेर। आपको मैंने बताया था मानचित्र में ऐसे ही पूछा जाएगा,
पास पास के नहीं पूछकर एक प्रश्न में अलग अलग दूरी वाले, ताकि बच्चा इजीली वहां पर है वो लिख सके, एक्सप्लेन कर सके अपनी बात को। टीचर पेपर बनाने वाला कभी बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता, वो सिर्फ आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको चेक करना चाहता है। आपका थिंकिंग लेवल क्या है, किस प्रकार से आप किसी चीज को जल्दी से समझ सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि आप में ही तो भविष्य में इस देश को चलाने वाले आईएएस, आरएएस, प्रशासनिक आप में से ही होंगे। तो हम चाहते हैं आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो, यही टीचर करता है, यही जो वो पेपर बनाता है। उसका उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं, आपकी एबिलिटी को, आपकी योग्यता को विकसित करना ही एक टीचर का जो उद्देश्य होता है। ज्ञान आपके अंदर है, हम क्या करते हैं, हम तो आपके ज्ञान को बाहर निकालते हैं, आपको एहसास कराते हैं इस बात को, अरे भाई ए हनुमान तेरे अंदर ये पावर है, समझ अपनी पावर को, समझ अपनी ताकत को। बस यही समझाने का दायित्व है हम टीचर्स का है, और वही हम ईमानदारी से उस कार्य को करते हैं। तो ये चारों प्रश्न एक एक नंबर के हो गए। एक में जयपुर भरना है, एक में डूंगरपुर, और एक में कोटा, और एक में आपको जैसलमेर भरना है। सही मानचित्र आपको मैंने, खाली मानचित्र आपके पास होना चाहिए, उसमें भर के आप अपने उस कॉपी के रजिस्टर में वहां पर चस्पा कर लीजिए, गोंद लगा के चिपका लीजिए वहां पर। चलिए अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का वर्णन करना है 4 बिंदुओं पर, और प्रत्येक बिंदु 1 नंबर का है। पहला है निवास क्षेत्र, आवास गृह, सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधि। 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले निवास गृह। निवास गृह में आप क्या लिखोगे ग्रासिया में, भी सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, पाली जिले की बाली और उदयपुर की गोगुंदा और जो कोटड़ा तहसील है वहां पर ये पाई जाती है। तो आपको सिरोही वाली आबू रोड पिंडवाड़ा, पाली में बाली और उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील का उल्लेख करना है। ये बात निवास गृह में भी कहां रहती है वो बताना है, सीधी सी बात है। दूसरे में आपको क्या लिखना है, आवास गृह, उनके घरों के बारे में बताना है। तो उसमें आप क्या लिखोगे, भी पहाड़ियों पर दूर दूर छितरे हुए पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ियों पर दूर दूर रहते हैं, और इनके घर है वो घेर, और गांव है वो फालिया कहलाते हैं। ये लोग अपने मकान प्राय पहाड़ों की ढलानों पर बनाते हैं। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के परिवार है वो निवास करते हैं। ये बात आपको इसमें लिखनी है। एक आधी बात कोई कम ज्यादा हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ये नहीं है भी आपका नंबर कटेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं भी हाँ ये बातें उसमें लिखनी है। भी पहाड़ियों वाली बात लिख दो, घेर और फालिया शब्द लिख दो, ये 3 बात भी आपको लिखिए। 4 बातें बोल रहा हूं, पहाड़ियों पर रहते हैं, या आप लिख दो पहाड़ियों के ढलानों पर ज्यादा रहते हैं। दूसरी, इनके घर घेर, और तीसरी, इनके गांव फालिया कहलाते हैं। चौथी, एक ही गांव में एक ही गोत्र के परिवार है वो निवास करते हैं। 4 बातें हैं। तो 1 नंबर का है भले ही, लेकिन बड़ा प्रश्न के रूप में है, इसलिए कम से कम 4 बातें, 4 लाइनें इसकी लिख दें। तो आवास गृह में इतनी बात लिखनी, एक आधी कम ज्यादा हो गई है तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद सामाजिक जीवन, हर जनजाति का सामाजिक जीवन आपको बहुत बड़ा मिलेगा, तो आपको सारी रामायण महाभारत वहां नहीं लिखनी होती। कई बार क्या होते हैं अक्सर बच्चे, अब देखिए एक एक 4 हैं, लेकिन एक एक नंबर के ही तो हैं। अब ये नहीं है भाई सामाजिक जीवन, निवास गृह और आवास गृह आपने लिख दिया और सामाजिक जीवन आपके सारा याद था, बिल्कुल याद है आपके और अच्छे से याद होगा, और सारी रामायण महाभारत सारी लिखा है, ये गलत बात है। जब आपको पता है बड़ा प्रश्न है लेकिन इसका नंबर 1 ही है, या अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से, 1 नंबर है तो 1 नंबर के हिसाब से। तो आप इसमें हेडिंग बनाएंगे भी सामाजिक जीवन, और मेन बातें लिख दो, पूरा पेज बकवास करने की बजाय। इसमें आप ये भी कर सकते हो, सामाजिक जीवन में आप नंबर लगा के लाइनें लिख दो। आप लिख दो भी इनमें 3 प्रकार के विवाह, जो कौन कौन से हैं, इनमें 3 प्रकार के विवाह, मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह है वो प्रचलित है। 1 लाइन होगी। यानी आपने एक चीज ध्यान रखिए, अब मैं एक चीज यहां कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं लेकिन काम की बात बता रहा हूं। कल को अगर आप आरएएस आईएएस की तैयारी करते हो, वहां पर क्या होता है, आपको एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, जहां प्रश्न उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न आएगा और आंसर देना होता है, और वहां शब्द सीमा होती है, इस प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दे, 100 में दे, 150 में दे। तो वहां पर शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं होता। 100 शब्दों का मतलब तो उतनी बात लिखनी है, अगर आप ज्यादा लिखोगे तो नंबर कटते हैं वहां। तो ये चीज देखी जाती है यहां पर। अगर कोई बच्चा सामाजिक जीवन याद है और सारी रामायण महाभारत लिखाया, तो टीचर के दिमाग में आएगा भी ये तो रट्टू तोता है, जो रटा हुआ था उसको लिख दिया। समझिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं।
आप एग्जामिनर को कैसे प्रभावित कर सकते हो, एक शिक्षक को अपनी उत्तर की लेखन शैली से किस प्रकार प्रभावित कर सकते हो। ये नहीं होता भी पूरा याद है मैं तो पूरा लिख के आया, लिखा है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम ये मान लेते हैं जरूर भी यार चलो +2 का बच्चा इतनी समझ नहीं, लेकिन अगर आप औरों से हटके अब की बार 90 पार, अब की बार 92 पार, अब की बार 95 पार की जो बात आप लिखते हो, तो उसके लिए आपको कुछ तो औरों से हटके अपने आप को शो करना पड़ेगा कॉपी में भी मैं हटके हूं सर, आप मेरे पर फोकस करें। देखिए मैंने उत्तर में बकवास नहीं लिखी, मैंने मेन पॉइंट यानी बड़ी चीज मेरी याद थी उसको मैंने छोटा करके पूरी बात क्लियर किया। जैसे नंबर 1 हो गया, ग्रासियों में 3 प्रकार के विवाह, मोरबंदिया, पहरावना विवाह और ताड़ना विवाह प्रचलित है। इसका मतलब बच्चे को इन सब के बारे में पूरी जानकारी है, किस में फेरे होते हैं और किस में नाम मात्र के फेरे होते हैं, टीचर अपने आप समझ लेगा, फिर टीचर में समझ आ जाएगी बच्चा बड़ा दमदार है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो भी इसमें एकांकी, ग्रासिया समाज के लोग एकांकी परिवार के रूप में रहते हैं और पिता इनके परिवार का मुखिया होता है, ये 2 नंबर हो गया। तीसरा पॉइंट आप बना सकते हो कि समाज में पुत्र गोद लेने की प्रथा इनमें पाई जाती है। चौथा आप लिख सकते हो इनके सामाजिक परिवेश की दृष्टि से, या ग्रासिया है वो 3 वर्गों में बंटा है, मोटी नियात, नैन की नियात, नैन की बिल्कुल छोटी, और निचली नियात। 4 पॉइंट हो गए। 5वें में आप लिख सकते हो भी गांव और बकर, इसमें आप इनके ग्रासियों का बड़ा मेले के बारे में लिख दो, मनखेरो मेलो, इनके ग्रासियों के जो बड़े मेले हैं वो मनखारो मेलों के नाम से विख्यात है। आप ये लिख सकते हो भी अगले पॉइंट में ग्रासीय युवक है वो मेलों में अपना जीवन साथी का चयन कर सकते हैं, मेला लगता है उसमें अपने हिसाब से लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़कियां लड़के को पसंद कर लेती हैं। आप ये लिख सकते हो रहन सहन के बारे में लिख सकते हो, इनके वस्त्रों के बारे में लिख सकते हो। तो पॉइंट बना के, नंबर बना के, 1 नंबर में अपनी 1 लाइन लिख दी, 2 नंबर में तो 1 नंबर का है भले ही, तो इस प्रकार से आप 5, 6, 7, 8 जो भी आपको इस प्रकार लिखोगे तो आप 7, 8 लाइन लिख सकते हो। 4, 5 लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाह रहा था भी बड़ी चीज आपके याद है, लेकिन आपको पेपर के अंदर नंबरों के हिसाब से भी प्रश्न कितने नंबर का है उसके हिसाब से आंसर देना है, न कि आपके याद है वो सारी बकवास वहां लिखनी है। अच्छी बात है आपके याद है, लेकिन लिखना वही है, उतना ही लिखना है जितनी उसकी वैल्यू है। 1 नंबर का है तो उस हिसाब से लिख दो, 2 नंबर का है तो थोड़ा सा और विस्तृत करके लिख दो, 3 नंबर का है तो उसको और थोड़ा सा अच्छे से आप प्रेजेंट कर दो, 4 नंबर का है तो आप थोड़ा और, लेकिन लिखने की शैली आपकी शानदार होनी चाहिए। धीरे धीरे हर पेपर में मैं बताता हूं, आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, और लिखकर भी मैं आपको एक मॉडल आंसर की भी कभी उपलब्ध कराऊंगा, थोड़ा समय मिल जाए। अभी बोर्ड परीक्षा में आपके 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ रहिए, मैं सारी चीजें आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। चौथा है आर्थिक गतिविधि का, तो इसमें आप लिख सकते हो भी इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी और वनो उत्पाद को एकत्रित करने पर आधारित है। ये मजदूरी के लिए शहरों की तरफ भी जाते हैं। हरी भावरी, बहुत ये चीज उसके अंदर जरूर आनी चाहिए, हरी भावरी वाली बात। हरी भावरी ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि है, तो ये हरी भावरी कृषि करते हैं, और जहां पर अनाज का संग्रहण करते हैं उसे सोहरी या कोठी है वो कहते हैं। तो ये बातें आप इसकी अर्थव्यवस्था में अर्थात आर्थिक गतिविधि में लिख सकते हैं भी ये किस प्रकार से क्या काम है वो करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 17वें प्रश्न को जांचना था, और अब आप अपने टोटल नंबर कर लीजिए। 30 नंबर का ये पेपर था। 30 में से आपके जितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहां पर अपने नाम, स्कूल का नाम लिखते हुए अपने नंबर है वो शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं। हाँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं रिप्लाई वहां बहुत कम दे पाता हूं, और बहुत से अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो सामान्य जो प्रश्न आते हैं जो पहले आ चुके हैं उनके आंसर दे देते हैं, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है, उनको भी थैंक यू कहूँगा। और अगला पेपर मैंने कहा आपका जो बोर्ड ने जो आपका मॉडल पेपर तैयार किया है उस पेपर को आपको अगले संडे के लिए अच्छे से तैयार करना है। उसमें से ही उन्हीं प्रश्नों में से मैं एक पेपर आपको बनाकर मैं पेपर लूंगा आपका, और उसके बाद हम उस मॉडल पेपर को अच्छे से पूरा तैयार भी करेंगे भी किस तरीके से आंसर लिखना है, और आगे अपने को अब तैयारी कैसे करनी है, कब मैं आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया वीडियो के शुरू में। अगले 2-3 दिन में मैं अपनी पूरी प्लानिंग है वो वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर कर लूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और विश्व मानचित्र का जो
श्रृंखला है वो चल रही है अपनी। आपको सोमवार को अगले विश्व मानचित्र का अगला पार्ट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने पहले वाले नाम है वो अच्छे से 15 लोकेशन याद कर ली होगी, और आपने देखा 15 लोकेशन में जो याद मैंने बताई 15 में से वही आपके मॉडल पेपर में है। तो विश्वास कीजिए स्माइल सेट में जो आ रहा है और जो बोर्ड से जो लेटेस्ट जानकारी जो मुझे मिलती है और जो इंटरनल जो बात है किस प्रकार से क्या होगा वो सारी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूं और आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं ऐसी उम्मीद है। तो इसी प्रकार यही प्रेम और स्नेह है वो बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पेपर के लिए इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिएगा। और लास्ट में एक बात कहूँगा, कल से आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं। आप सब बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक के सब बच्चों को अपने स्कूल के फर्स्ट डे, कोविड के बाद या इस कोविड दौर में सबसे पहला फर्स्ट डे जो अनुमति के साथ होगा, जिसमें आप अपनी क्लासरूम में बैठेंगे, अपने साथियों से बातचीत होगी, मिलोगे। कई साथियों से तो हो सकता है आप लंबे टाइम बाद लगभग 8-10 महीने साल के आसपास होने के हो गया आप मिलोगे उनसे, लेकिन ध्यान रखिएगा स्कूल जाओ तो मास्क लगाकर जाना है, पानी की बोतल साथ लेकर जानी है, खाना अपना साथ लेकर जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। और बाकी आपके स्कूल के आपके साथी आपके टीचर जो आपको कहें उसकी अक्षरश पालना करनी है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे तरीके से इस चीज को करेंगे। अब आपके लिए आपका स्कूल और स्कूल की पढ़ाई, वहां का वर्क क्या है और साथ में भूगोल के लिए आपको इस चैनल के लिए समय निकालना ही होगा अगर आप अपने बहुत बड़े सपने हैं वो पूरे करना चाहते हो। क्योंकि YouTube पर बहुत कुछ है, वहां अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको ये डिसाइड करना है भी मुझे किस टीचर को साथ में फॉलो करना है। तो टाइम निकाल कर, क्योंकि देखिए हर वीडियो 20 से 30 मिनट का होता है, बहुत ज्यादा टाइम मैं आपके वीडियो में नहीं लेता, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। 24 घंटे का टाइम है, आप पॉजिटिव सोच के देखेंगे। स्कूल से जो लाभ मिल रहा है उसके साथ साथ इतने लंबे टाइम से आप मेरे साथ जुड़े हो तो यहां से भी आपको लाभ मिला है ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने ईमानदारी के साथ आपके लिए काम किया है और मैं संतुष्ट हूं और भी प्रयासरत हूं भी मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूं। मैं मेरे खुद के बच्चों के साथ साथ पूरे राज्य के, आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं। तो खुशी होती है भी मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। तो आगे और क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो समय निकालकर वीडियो क्लासेस हैं वो देखते रहिएगा और अपने साथियों को शेयर भी करते रहिएगा। और हाँ, कल आप अपने स्कूल जा रहे हो तो आप जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता दीजिएगा भी हमने कोविड-19 में एक सर मिले हैं, मुकेश सर, याद की। ये मैं मेरी तरफ से आपको कह रहा हूं क्योंकि मेरे आज दिन में जब मैं बैठा था तो मेरी ये फीलिंग आई, क्या बच्चे स्कूल जाएंगे तो वाह, उनकी बातों में एक बात ये भी शामिल होगी भी यार छुट्टियों में क्या यार तूने क्या पढ़ा, ये होगा, सब पढ़ाई की बातें भी होगी इधर उधर की बातों के साथ साथ। तो जरूर कहीं ना कहीं मेरा जिक्र भी आएगा। हम बैठे थे, मेरे दिमाग में और मेरे साथी जो थे वो सब ये कह रहे थे, ले भाई, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, ले भाई 18 तारीख का स्कूल खुलने लाग रहे हैं तो टाबर तो पूरे राजस्थान में जाके आपके साथियों तेरो भी जिक्र करेगा यार। हाँ, तो मेरे भी दिमाग में चला, हाँ मैं भी, हो सकता है करे नहीं करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे साथियों को लगा, फिर मेरे अंदर भी वही एक छटपटाहट सी हुई। हाँ, वास्तव में जिक्र तो करेंगे। हाँ, अगर उनको लाभ मिला है, नहीं मिला, क्योंकि देखिएगा हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। सकारात्मक नकारात्मक हर परिवार के लोग, हर प्रकार के लोग हैं वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। कुछ को लगता है अच्छा किया है, कुछ को लगेगा अच्छा नहीं किया। तो देखिए हर किसी इंसान में, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी, कमियां भी है और अच्छाइयां भी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, अच्छाइयों पर बात करेंगे या उसकी नकारात्मकता पर, उसकी कमियों पर। तो वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो एक अच्छी सोच के साथ कल आप स्कूल जा रहे हो, आप सभी को बेस्ट विशेस और कोविड-19 की गाइडलाइन की आपको पालना अवश्य करनी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।